हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर एस के यादव आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं मानस स्टडीज देहरादून के अंदर। डियर, आज हम लोग देखने जा रहे हैं हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट और वो होता है स्ट्रक्चर ऑफ द यू बैक्टीरिया। तो जो हमारे पास यू बैक्टीरिया है उसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, थोड़ा सा आज हम लोग यहाँ पर डिटेलिंग में समझेंगे। तो देखिए, जो एक यू बैक्टीरिया होता है वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है, और जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है या प्रोकैरियोटिक जो नेचर है उसके पीछे कारण क्या होता है। आप जरा ध्यान से देखिए, ये जो सेंटर में आपको दिख रहा है, मैं यहां दिखा रहा हूं डीएनए, ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे कहीं पर भी एक एनवलप नहीं दिखाया है। एनवलप मतलब मैंने आपको कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर नहीं दिखाया जिसके अंदर ये हमारा डीएनए पैक है, और उस एनवलप को हम नाम देते हैं न्यूक्लियर एनवलप। अब क्योंकि यहाँ पर ये न्यूक्लियर एनवलप नहीं होता, इसलिए इसका जो डीएनए है वो नेकेड रहता है, वो सीधे साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में रहता है। और ये जो न्यूक्लियस टाइप है ये आपका इंसिपिएंट न्यूक्लियस टाइप है, मतलब अधूरा न्यूक्लियस है, और इसी अधूरे न्यूक्लियस की वजह से हम इसको नाम देते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। और जो हमारे पास में न्यूक्लियस है उसके अंदर जो प्रेजेंट डीएनए है, ये डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ भी एसोसिएटेड नहीं रहता। यहां पर हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन नहीं मिलेगी, यहां मिलेगा आपको पॉजिटिवली चार्ज पॉलीएमेन्स, और साथ ही साथ यहां पर आपको जो आरएनए है वो देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे में जो इसका डीएनए है यही कंप्लीट न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करता है, और इसको नाम देते हैं हम लोग न्यूक्लियोइड। तो जो न्यूक्लियोइड है इसी वजह से हम इसको प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। इसके अलावा अगर हम बाहर से अंदर की तरफ जाएं तो हमें क्या क्या फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहली चीज, बाहर की तरफ आप ये देख रहे होंगे ग्रीनिश कलर में, ये जो ग्रीनिश कलर में स्ट्रक्चर है इसको नाम देते हैं कैप्सूल। अब ये जो ग्रीनिश कलर का स्ट्रक्चर है ये लिपोपॉलीसैकेराइड का बना होता है, और ये लिपोपॉलीसैकेराइड अगर आपका एक स्मूथ स्ट्रक्चर की फॉर्म में प्रेजेंट है तब हम इसको नाम देंगे कैप्सूल, और अगर ये एक रफ फॉर्म में प्रेजेंट है और लूजली एसोसिएटेड है विद सेल वॉल तब हम इसको नाम देते हैं स्लाइम लेयर। तो आप इसको कैप्सूल भी कहते हैं और साथ में स्लाइम लेयर भी कहते हैं, लेकिन स्लाइम लेयर की कंडीशन वही है कि अगर ये लूजली एसोसिएटेड है विद सेल वॉल तब हम इसको नाम देंगे स्लाइम लेयर। तो बहुत सारे हमारे जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं उसमें आपको कैप्सूल देखने को मिल जाएगा, और कुछ के अंदर आपको स्लाइम लेयर भी मिल जाएगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि कैप्सूल और स्लाइम लेयर सभी के अंदर प्रेजेंट हो, ऐसा कोई कंपल्सरी पॉइंट तो नहीं है। तो हमारे पास किसी में मिलेगा और किसी में नहीं मिलेगा, लेकिन दोनों में ये बना होगा लिपोपॉलीसैकेराइड का, कुछ अमाउंट में यहाँ पर प्रोटीन भी होता है। अब उससे नीचे की ओर आएंगे तो हमें मिलेगी सेल वॉल। तो आपको ये जो देखने को मिल रहा है थोड़ा सा पार्ट, इसी को हम नाम देते हैं सेल वॉल। तो सेल वॉल में आप देख पा रहे होंगे जो डार्क कलर है इस जगह पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेल वॉल को। जो सेल वॉल होती है हमारी, ये बनी होती है आपके पेप्टिडोग्लाइकन्स की। अब ये जो पेप्टिडोग्लाइकन है ये बना है दो चीजों से। पहला है इसके अंदर हमारे पास में प्रेजेंट जो पॉलीसैकेराइड्स, वो तो पहला रहेगा इसमें पॉलीसैकेराइड्स, और पॉलीसैकेराइड्स के साथ प्रेजेंट रहेगा यहां पर एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड्स, अब इन दोनों चीजों से मिलकर बना है आपके पास में एक कंपाउंड जिसको नाम देते हैं आपका पेप्टिडोग्लाइकन, और पेप्टिडोग्लाइकन की ही बनी होती है हमारे पास सेल वॉल। और इसी सेल वॉल की वजह से जो हमारे पास में यू बैक्टीरिया है वो दो कैटेगरीज में रखा गया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। दोनों की सेल वॉल की कंपोजिशन में अंतर होता है, एक की सेल वॉल के अंदर पेप्टिडोग्लाइकन ज्यादा होता है, लिपोपॉलीसैकेराइड कम होता है, यूनिलेयर में प्रेजेंट होती है, और जो ग्राम स्टेन जो क्रिस्टल वायलेट होता है उसके साथ पॉजिटिव कलर देती है, इसलिए उसको नाम देते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। दूसरा होता है जिसके अंदर सेल वॉल बनी होती है दो लेयर्स में, एक होगी आपकी पेप्टिडोग्लाइकन की पतली सी लेयर, दूसरी होती है लिपोपॉलीसैकेराइड की बहुत मोटी लेयर। जो लिपोपॉलीसैकेराइड है इसकी वजह से जो ग्राम स्टेनिंग है उसके अंदर ये निगेटिव रिजल्ट देता है, और वो कहलाता है हमारा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम। तो दो तरह के बैक्टीरियम बन जाते हैं अकॉर्डिंग टू द कंपोजिशन ऑफ द सेल वॉल। अब सेल वॉल के बाद अंदर आता है हमारा स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो आपको दिख रहा है येलोइश कलर का पार्ट ये होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो ऐसे ही जैसे हमारे पास में निकोल्सन एंड सिंगर ने 1972 के अंदर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल से इसको एक्सप्लेन किया था।
बट इसकी थोड़ी सी जो कॉम्पोजिशन होती है, थोड़े से जो इसके हमारे पास में एलिमेंट्स होते हैं, जो इसके घटक होते हैं, अवयव होते हैं, वो थोड़े अलग हो जाते हैं यूकैरियोटिक सिस्टम से। इसके अलावा इसका जो फंक्शनिंग है वो भी यूकैरियोटिक सिस्टम से काफी अलग देखने को मिलती है। बीइंग प्रोकैरियोटिक नेचर, बैक्टीरिया के अंदर किसी भी टाइप का सेल्यूलर ऑर्गेनल्स देखने को नहीं मिलता एक्सेप्ट राइबोसोम। तो यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलेगा, यहाँ क्लोरोप्लास्ट देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पेरोक्सिसोम देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ लाइसोसोम देखने को नहीं मिलेगा। तो इन सब चीजों की जो मेन फंक्शनिंग है उसको सारा परफॉर्म करने का काम हो जाता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यहाँ पर ये रेस्पिरेशन में भी पार्टिसिपेट करती है, मींस एनर्जी प्रोडक्शन भी करती है। इसके अलावा कई बार जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये इस तरह की इनफोल्डिंग को भी बना लेती है, और ये जो इनफोल्डिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, इनको डियर हम नाम देते हैं मीजोजोम। ये कहलाता है मीजोजोम। तो जो मीजोजोम होता है, अगर यहां पर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स या रेस्पिरेटरी प्रोटीन्स प्रेजेंट रहती हैं, तब हम इस मीजोजोम को नाम देते हैं कॉन्ड्रॉइड। याद रखिएगा, कॉन्ड्रॉइड। और ये जो टर्म आई है कॉन्ड्रॉइड, ये आई है माइटोकॉन्ड्रिया से। इसके अलावा जो हमारे पास मीजोजोम है, सम टाइम इसके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट रहता है, तो वहां पर ये फोटोसिंथेसिस भी करने लगती है। इसके अलावा जो मीजोजोम होता है बहुत इसेंशियल फंक्शनिंग को परफॉर्म करता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब बाइनरी फ्यूजन होता है तो ये जो मीजोजोम है ये होल्ड करके रखता है हमारे इस डीएनए को, और ये रेप्लिकेशन कराएगा पहले होल्ड करके, बाद में उसको दोनों डॉटर सेल्स के अंदर इक्वली डिवाइड भी करता है। इसके बाद आते हैं हम लोग अंदर की तरफ। जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा ग्रोथ भी हमें देखने को मिल जाती है जो सेल के बाहर तक पाई जाती है। तो हमारे पास कुछ एडिशनल ग्रोथ इसमें देखने को मिलती है दो फॉर्म में। एक फॉर्म हमारी होती है पाइलस, ठीक है, और दूसरी फॉर्म होती है हमारे फिम्ब्रे। अब पाइलस और फिम्ब्री अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो आपको दिख रहा है बड़े बड़े स्ट्रक्चर, दीज आर दी पाइलस, और ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं दीज आर दी फिम्ब्रे। दीज आर दी फिम्ब्रे। तो पाइलस का काम होता है कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कराना। अगर हमारे जो सेल है इसके अंदर प्लाज्मिड प्रेजेंट है, जो आपको ये दिख रहा है, तो इसके पास प्रेजेंट रहेगा पाइलस। और ये जो पाइलस है हमारे पास में, इसको हम सेक्स पाइलस भी कहते हैं, जो कि एक दूसरे जो निगेटिव बैक्टीरिया होता है या जो रेसिपिएंट बैक्टीरिया होता है उसके साथ जुड़ने में हेल्प करता है, और इसी की वजह से ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर की तरह से काम करेगा, और इससे जो प्लाज्मिड है इसकी एक कॉपी रेसिपिएंट सेल के अंदर ट्रांसफर कर दी जाती है। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा साइटोप्लाज्म की तरफ। जो साइटोप्लाज्म होता है डियर, हमारे साइटोप्लाज्म में ज्यादा कुछ तो यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। एक तो न्यूक्लियोइड मिल जाता है जो मैंने आपको बता दिया, दूसरा जो इसका साइटोप्लाज्म होता है ये ग्रैन्युलस हो जाता है। ग्रैन्युलस इसलिए हो जाता है क्योंकि यहां पर ग्रैन्यूल्स के नाम पे जो राइबोसोम्स हैं इनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। बहुत ज्यादा संख्या में हमारे पास राइबोसोम यहां देखने को मिल जाता है। अब क्योंकि राइबोसोम हमारे पास बहुत ज्यादा देखने को मिल जाता है तो उसकी वजह से जो साइटोप्लाज्म होता है वो कहीं ना कहीं एक आपका ग्रैन्युलस टेक्सचर्स को दिखाने लगता है। इसके अलावा जो साइटोप्लाज्म होता है इसके अंदर जो हमारे यूकैरियोट्स होते हैं उनकी तरह से स्ट्रीमिंग देखने को नहीं मिलती। इसका मतलब जो साइटोप्लाज्म है यहां पर उसमें साइक्लोसिस नहीं होगा। क्या नहीं होगा? साइक्लोसिस नहीं होगा। जो स्ट्रीमिंग होती है साइटोप्लाज्म की, जो यूकैरियोटिक सेल का नेचर है। इसके अलावा जो हमारे पास साइटोप्लाज्म रहेगा, इसका साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ हमारे पास एडिशनल रिंग्स ऑफ डीएनए प्रेजेंट रहते हैं, जिसका भी जिक्र किया था मैंने वहां पर, जिनको हम नाम देते हैं प्लाज्मिड। अब ये जो प्लाज्मिड होता है, क्योंकि ये बीइंग डीएनए नेचर, इसके अंदर कुछ जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो प्रेजेंट रहेगी। अब ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन हमारे यहाँ पर प्रेजेंट है, ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन इसके क्रोमोसोमल पार्ट से अलग है। अब क्योंकि इंफॉर्मेशन क्रोमोसोमल पार्ट से अलग है तो वो इसके अंदर कुछ एडिशनल फीचर प्रोवाइड करेगी। जो इसका क्रोमोसोमल पार्ट है वो तो इसके अंदर इंफॉर्मेशन जो दे रहा है वो देगा ही। इसके अलावा जो हमारे पास में प्लाज्मिड है ये भी कुछ उसको एडिशनल फीचर्स दे सकता है। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, दे सकता है, क्योंकि प्लाज्मिड जरूरी नहीं है कोई वाइटल जीन को हमेशा कैरी करे। देखिए बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके अंदर प्लाज्मिड नहीं मिलता, जैसे अभी हमने बताया रेसिपिएंट बैक्टीरिया, जिसके अंदर कॉन्जुगेशन के द्वारा इसके प्लाज्मिड की एक कॉपी डाली जाएगी, तो वहां हमारे पास प्लाज्मिड नहीं था। ऐसे ही हमारे पास में जरूरी नहीं है कि जो प्लाज्मिड है
ठीक है, इसके पास कोई हमारा बेनिफिशियल जीन या फिर वाइटल जीन हमेशा देखने को मिले। अगर हमारे पास में वाइटल जीन देखने को नहीं मिलता है तो ऐसे में ये प्लाज्मिड कहलाता है क्रिप्टिक प्लाज्मिड, कहलाएगा क्रिप्टिक प्लाज्मिड, जो प्रेजेंट तो है बट कोई एडिशनल फीचर हमारे बैक्टीरिया को नहीं दे रहा। जो प्लाज्मिड होता है इसका जो नंबर है वो सेल के अंदर मिनिमम हो सकता है 10 से लेके 5 तक, मैक्सिमम 700, 800, 900 तक हो सकता है। जो प्लाज्मिड है ये कई टाइप का होता है, जैसे एफ प्लाज्मिड हमें देखने को मिलेगा, मैंने आपको बताया एफ प्लाज्मिड। जो एफ प्लाज्मिड होता है ये फर्टिलिटी प्लाज्मिड होता है, इसकी वजह से हमारे पास पाइलस देखने को मिल जाते हैं। दूसरी तरफ हमारे पास में ये जो प्लाज्मिड है ये आपका आर प्लाज्मिड भी हो सकता है, आर प्लाज्मिड, ठीक है, मतलब रेजिस्टेंट प्लाज्मिड। तो ये प्लाज्मिड ऐसा हो जाता है जिसके अंदर किसी ना किसी एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट रहेगा, जिसका प्रोडक्ट उस एंटीबायोटिक को सेल के अंदर डिग्रेड कर देगा, जिसकी वजह से उस एंटीबायोटिक का इफेक्ट इस सेल पे नहीं पड़ पाएगा, तो वो हो जाता है आर प्लाज्मिड। एक हमारे पास होता है टीआई प्लाज्मिड। जो टीआई प्लाज्मिड होता है ये निकाला जाता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियम से। जो टीआई प्लाज्मिड है जो हमारे पास में टीआई प्लाज्मिड है इसका उपयोग हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी करते हैं। जब रिकॉम्बिनेंट प्लांट तैयार करने होते हैं तो हम टीआई प्लाज्मिड का यूज करते हैं। इसके अलावा जो प्लाज्मिड है नॉर्मली हम प्लाज्मिड का भी यूज करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर, लेकिन मोस्टली हम लोग नेचुरल प्लाज्मिड ना लेकर आर्टिफिशियल प्लाज्मिड की तरफ जाते हैं, जैसे PBr322 हमारे एनसीईआरटी के अंदर दिया है। तो जो PBr322 है वो एक गुड एग्जांपल बन जाता है प्लाज्मिड का, जिसका यूज किया जाता है इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एज अ वेक्टर डीएनए मॉलिक्यूल। इसके अलावा जो हमारे पास ये सेल है, इस सेल में मोशन के लिए, मोबिलिटी के लिए या फिर मोटिलिटी के लिए या लोकोमोशन के लिए कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट रहते हैं। और ये जो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको नाम देते हैं फ्लैजिला या फ्लैजिलाई या फ्लैजिलम, ठीक है। अब ये जो हमारे पास में फ्लैजिलाई हैं ये बेसिकली क्या करते हैं, ये एक मोशन क्रिएट करते हैं। ये 3 पार्ट्स में प्रेजेंट रहता है। सबसे नीचे प्रेजेंट रहेगा बेसल बॉडी, बीच में रहेगा हुक और लास्ट में रहेगा फिलामेंट। तो 3 पार्ट्स में डिवाइड रहेगा ये। एक पार्ट हो जाता है इसका देखिए बेसल बॉडी, ठीक है, दूसरा पार्ट हो जाता है हमारे पास हुक और तीसरा आखिरी पार्ट होता है फिलामेंट। तो 3 पार्ट से हमें देखने को मिल जाता है। जो फिलामेंट है ये 360 डिग्री के एंगल पे रोटेट करता है। आपने देखा होगा बचपन में एक चूहा आता था जिसके अंदर एक धागा होता था, जब हम धागे को खींचते थे छोड़ते थे तो उसकी पूंछ ऐसे ऐसे मूव करती थी। तो सेम ऐसे ही यहाँ पर जो हमारे पास बैक्टीरिया है इसका फ्लैजिलम भी ऐसे ऐसे मूव करता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया या तो आगे जाएगा या पीछे जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास में बैक्टीरिया का अल्ट्रा स्ट्रक्चर। आई होप कि आप लोगों को सबको समझ में आया होगा और आशा करता हूं कि आप हमारे चैनल से आगे भी जुड़े रहेंगे।